ब्रिटिश इंडिया में जो लास्ट जनरल इलेक्शन थे वो 1945 दिसंबर से 1946 जनवरी तक लड़े गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये इलेक्शन लड़ा था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के लीडरशिप में, और उनके अगेंस्ट में खड़ी थी जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसमें कांग्रेस को टोटल 923 सीट मिले थे और जिन्ना की पार्टी डिस्टेंट सेकेंड पार्टी थी। इसके बावजूद कि मौलाना अबुल कलाम साहब उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। तो ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी पार्टी जो कि ये कहती है कि वो मुस्लिमों का वेल विशर है, उन्होंने एक मुस्लिम को इंडिया का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। नमस्कार, मैं सूर्या आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू लोगों की पहली पसंद थे। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद अमूमन हर साल कांग्रेस अपना एक सेशन या एनुअल मीटिंग कह लीजिए वो रखती थी और उसमें वो अपना प्रेसिडेंट सेलेक्ट करती थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ और 1940 में ऐसा ही एक एनुअल सेशन कांग्रेस ने रखा रामगढ़, जो कि अभी झारखंड में है, वहां पे सर्वसम्मति से मौलाना अबुल कलाम साहब को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। और 1940 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट इतना तेज हो गया कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जेल चले गए और उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, जिसके वजह से कांग्रेस का एनुअल सेशन 1940 के बाद हो नहीं पाया। तो मौलाना अबुल कलाम साहब रेगुलर बेसिस पे 1940 के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। ये सिलसिला चलता रहा 1946 अप्रैल तक। लेकिन उसके पहले की अब थोड़ी घटना देखिए। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। अब वो ये समझ चुके थे कि उनके लिए अपनी कॉलोनीज पे कंट्रोल कर पाना और इसी तरह से शासन कर पाना बहुत मुश्किल होगा, महंगे का और घाटे का सौदा साबित होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय के जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने अनाउंस किया 19 सितंबर 1945 को कि 1945 दिसंबर से लेकर के जनवरी 1946 तक इंडिया में जनरल इलेक्शन कराए जाएंगे, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर के सिलेक्शन के लिए। ये इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने ये इलेक्शन लड़ा, मौलाना अबुल कलाम साहब की लीडरशिप में लड़ा। टोटल 1585 सीटें थी और कांग्रेस विजेता साबित हुई, उसको टोटल 923 सीट मिली। और जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिस्टेंस सेकेंड पार्टी थी। यानी अब ये तय हो चुका था कि जब भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा, ये इनविटेशन कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट को जाएगा और उस समय जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। फिर कांग्रेस ने क्या किया, अनाउंस किया अप्रैल में ही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हम इलेक्शन कराएंगे। जैसे ही ये बात आई वैसे ही कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने कहा मौलाना अबुल कलाम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना इन्हीं को एक सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अगर ऐसा हुआ होता तो मौलाना अबुल कलाम साहब ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। पर हुआ क्या कि ये बात पता चली नेहरू जी को और वो पहुंच गए गांधी जी के पास। गांधी जी ने 20 अप्रैल 1946 को अनाउंस किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उनका फेवरेट जो कैंडिडेट है, जिसको वो फेवर कर रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने मौलाना अबुल कलाम साहब को अपने पास बुला भेजा और कहा कि क्योंकि आप सिटिंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, तो आपको एक सेकेंड टर्म नहीं दिया जा सकता बिकॉज ऑफ कुछ अनसर्टेन रीजन। अब वो अनसर्टेन रीजन क्या है, ना गांधी जी ने मौलाना साहब को बताए, ना मौलाना साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी, और ना ही ये मुझे पता है। तो मैं किसी तरह का अंदाजा यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। बट ये गांधी जी ने मौलाना साहब को कहा, ये खुद मौलाना साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। तो इस तरह से मौलाना साहब को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उन्होंने अपना नाम दिया ही नहीं और इस दौड़ से हमेशा के लिए बाहर हो गए। अब 29 अप्रैल 1946 तक ये तय करना था प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि वो किसको नॉमिनेट करना चाहती है
कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। यस, उस समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही तय करती थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा। उस समय में टोटल 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी। अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए कि 15 में से टोटल कितनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेहरू जी के नाम को सिलेक्ट किया होगा अपने प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। जीरो। एक भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं थी जिन्होंने नेहरू के नाम को सिलेक्ट किया हो। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिलेक्ट किया था। उनका कहना था कि वो एक बेहतरीन लीडर हैं और वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट किए जाने चाहिए। 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। जब ये बात नेहरू जी को पता चली तो उन्होंने गांधी जी के पास जा करके डायरेक्ट कहा कि अगर फर्स्ट पोजीशन नहीं, यानी अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं, तो किसी भी तरह का सेकंड पोजीशन ऑफिस में मैं होल्ड नहीं करूंगा। ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि नेहरू जी आगे चल करके किसी तरह का ओपोजिशन पार्टी बना लेंगे और उन्होंने अब इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बुला भेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे और गांधी जी ने उनसे डायरेक्ट शब्दों में कहा कि आप इस नॉमिनेशन से अपना नाम वापस ले लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गांधी जी के एक ईमानदार सिपाही थे, उन्होंने एक बार भी किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं किया और उन्होंने फौरन इस नामांकन प्रक्रिया से अपना नाम वापस ले लिया। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी बिना किसी ओपोजिशन के कांग्रेस के प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिए गए। उसके बाद फिर वही हुआ जिसकी सारे लोग कयास लगा रहे थे। 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के पास इनविटेशन आया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का और जवाहरलाल नेहरू इस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो यहाँ पे गांधी जी के एक पक्षपात ने एक डिजर्विंग कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट जिसको कि किसी भी प्रदेश कमेटी ने नहीं सेलेक्ट किया था, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। अब यहाँ पे कुछ लोग अगर ये कहना चाहते हैं कि तुम गांधी जी के नाम को उछाल रहे हो, देखो भाई, ऐसा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया हुआ है कि एक सिटीजन होने के नाते मैं अपनी बातों या अपनी राय को सबके सामने रख सकता हूँ। ये मेरी राय है कि यहाँ पे पार्शियलिटी हुई। अगर नहीं हुई होती तो लोगों के द्वारा चुना गया सबसे प्रसिद्ध चेहरा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बनते। और अगर सरदार साहब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने होते तो भारत का चेहरा जो आज है वो कुछ और होता। और ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये कहते हैं मौलाना अबुल कलाम साहब। अगर आपको पढ़ना है, आप उनकी बायोग्राफीज या उनके नोट्स को उठाएं और पढ़ लें। मेरी राय में मैं गांधी जी के विचार से सहमति नहीं रखता। मैं भी यही सोचता हूँ, किसी भी पोस्ट के लिए जो मोस्ट डिजर्विंग इंसान है वही उस पोस्ट को संभाले, वही उस पोस्ट से रिलेटेड अगर काम को करे तो तरक्की ज्यादा हो सकती है। यही कारण है कि हमारे हिंदुस्तान में आज लोग वंशवाद, पक्षपात की वजह से रोना रोते हैं और बोलते हैं भाई टैलेंट को तो मौका ही नहीं मिलता। तो जब यही हमारे इतिहास ने हमें सिखाया है, लोग यही सीख कर बैठे हैं, तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, यही होता आ रहा है और तब तक होगा जब तक हम अपने इतिहास से ना सीखे और इसको बदलने की कोशिश ना करें। यही वो समय था जब कांग्रेस में पक्षपात के बीज बोए गए और वो बीज आज बड़ा होकर के पक्षपात और वंशवाद का एक गहरा जड़ वाला पेड़ बन चुका है। और यही कारण है कि इतना विरोध होने के बाद भी गांधी परिवार आज भी कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहा है। आज के डेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सिचुएशन क्या है? G23 आपने सुना है, बड़े बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल जी, राज बब्बर जी और जाने और कितने ही वरिष्ठ नेता ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि राहुल गांधी किसी भी तरह से
काबिल नहीं है कांग्रेस पार्टी को लीड करने के, जो कि मुझे भी समझ में आता है कि एक इंसान जो कि इतनी बेवकूफाना हरकत कर सकता है, जो आलू से सोना बना सकता है, और जिसके नेता कहते हैं कि आलू 2 फुट का होता है, वो लौकी और आलू में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे लोग एक नेशनल लेवल की पार्टी को लीड कैसे कर सकते हैं? तो ये जो पक्षपात और वंशवाद का जो बीज था, वो 1940 में बोया गया, और इसी वृक्ष को आज भी कांग्रेस पानी दे करके जिंदा कर रही है, इसके जड़ों को और गहरा कर रही है। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस समय जवाहरलाल नेहरू बने भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, और मौलाना अबुल कलाम साहब बने भारत के पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। एक ने भारत के भविष्य को लिखा कांग्रेस की जुबान से, और दूसरे ने भारत के इतिहास को भी लिखा कांग्रेस की जुबान से, और हमारा सही इतिहास भुला दिया गया, वो कहानी मिटाने की कोशिश की गई। आज मैंने फिर से ये कहानी कहना शुरू किया है। अगर आगे भी आपको ये कहानी सुननी है, अगर आगे भी आपको इस वीडियोस के सारे पार्ट्स देखने हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आज आपको एक ऐसा हकीकत बताया है जो आपको नहीं मालूम था लेकिन मालूम होना चाहिए था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। पर इससे ज्यादा बड़ी बात है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और ज्यादातर लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाइए। मैं इसी कहानी के अगले पार्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।